हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन पैनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप गाइस। तो आज जो मैं नई वीडियो सीरीज आपके साथ शुरू करने जा रहा हूं दैट इज अबाउट द ईएसआई एक्ट 1948। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल के सारे वीडियोस की। और अभी लेटेस्ट मैंने सीरीज डाली थी कोड ऑन वेजेस 2019 के ऊपर, जिसमें 6 वीडियोस हैं, तो वो आप प्लीज जाके देखिए क्योंकि वो लेटेस्ट कानून है। और उसके अलावा मेरे चैनल पे आपको फैक्ट्रीज एक्ट की, आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की, आपको ग्रेच्युटी एक्ट की, मिनिमम वेजेस एक्ट की, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की, आपको ट्रेड यूनियन की सारी वीडियोस मिल जाएगी विद लैंडमार्क केसेस, विद लैंडमार्क जजमेंट्स मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज का जो कानून मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज ईएसआई एक्ट 1948। ईएसआई एक्ट 1948, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। देखिए, ये जब कानून बनाया गया ना तो 3 पर्पस को डिफाइन करता था। सबसे पहले, एम्प्लॉय अगर बीमार पड़ जाए या फिर कोई लेडीज है तो उसके मैटरनिटी बेनिफिट्स, या फिर अगर एक एम्प्लॉय को नौकरी के दौरान किसी किस्म की इंजरी हो जाती है, तो ये वाला कानून 3 किस्म के मैटर पे डील करता था। तो हुआ क्या, 1948 में हमारा देश उस टाइम पे ताजा ताजा आजादी हुआ था। तो उस टाइम पे जो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी ना, इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 40 करोड़ थी, तो मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी हमारे देश की वो गरीब थी। तो वो जो वर्कर काम करते थे उनकी भी जो फाइनेंशियल स्टेटस था ठीक नहीं था, तो कल को वो बीमार पड़ जाते हैं, कल को उनको किसी किस्म की ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाती है, काम करते करते मान लो अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई क्योंकि फैक्ट्री के धुएं से लंग्स की इशू हो गया, उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इशू हो गया, तो फिर कौन इलाज करेगा उनका, कौन उनका ध्यान रखेगा। तो उस केस में हमने ईएसआई एक्ट का निर्माण किया, जहां पे हमने उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल एड का प्रोविजन डाला। और उसके बाद अगर आपको हल्का फुल्का आइडिया हो आज के प्रेजेंट टाइम्स में, तो ईएसआई के हॉस्पिटल्स हैं जो कि बहुत सारे लोअर मिडिल क्लास और पुअर क्लास के वर्कर्स को सपोर्ट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता है। मैं दिल्ली की पर्टिकुलर अगर बात करूं तो दिल्ली में रमेश नगर में ईएसआई का हॉस्पिटल है, दिल्ली में झिलमिल में ईएसआई का हॉस्पिटल है, और इवन की हैदराबाद में हॉस्पिटल है, बैंगलोर में हॉस्पिटल है। इंडिया के हर जगह पे आपको ईएसआई का हॉस्पिटल मिल जाएंगे जहां पे अगर आपके पास ईएसआई कार्ड है तो आपका इलाज हो जाता है। और आज के प्रेजेंट टाइम्स में अभी अगर आप ₹21,000 पर मंथ तक कमाते हैं तो आप ईएसआई के लिमिट में आते हैं। मतलब तब तक आपका जो ईएसआई कार्ड आपको अलॉट होता है ये वैलिड रहता है। और ये ईएसआई कार्ड जिन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं, मैं बता देता हूँ ये ईएसआई कार्ड कैसा दिखता है। ईएसआई कार्ड कुछ फैमिली कार्ड जैसा दिखता है। ऐसा दिखता है कि लेट सपोज यहाँ पे आपका नाम है, एम्प्लॉय का नाम, और यहाँ पे आपकी पूरी फैमिली की एक साथ फोटो होती है, 2 बच्चे, और ये हुआ हस्बैंड, ये वाइफ, और ये 2 चिल्ड्रन। ये पूरी एक फैमिली फोटो यहाँ लगी होती है। यहाँ पे आपका नंबर होता है, यहाँ पे आपका नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे आपकी वैलिडिटी लिखी होगी, वैलिडिटी मतलब कब से किस दिन बना है वो लिखा होगा, कहाँ पे आप काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ आपका ईएसआई कार्ड होता है। तो अब जरा इस कानून में आ जाते हैं और बात करते हैं सेक्शन 1 से। ये मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बता दिए फॉर द बेटर इंसाइट। सेक्शन 1 बात करता है साहब कि ये वाला कानून होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। अब आपको लगेगा सर ये तो होल ऑफ इंडिया पे लास्ट ईयर से एप्लीकेबल हो रहा होगा, क्योंकि सारे लेबर लॉ में आप तो यही पढ़ाते हो कि लास्ट ईयर जब एब्रोगेट हुआ आपका आर्टिकल 370 तब से पूरी इंडिया पे, अदरवाइज तो लेबर लॉ एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एप्लीकेबल होता था। बट यहाँ पे ऐसा कहानी नहीं है। यहाँ पे ये कानून काफी पहले से जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल होता है, इसीलिए होल ऑफ इंडिया पे काफी पहले से एप्लीकेबल है। लाइक 1970 से ये एप्लीकेबल है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, ये वाला कानून फैक्ट्रीज पे लगता है, इस्टेब्लिशमेंट्स पे लगता है, मगर ये कानून सीजनल फैक्ट्री पे नहीं लगता। ध्यान रखना, सीजनल फैक्ट्री कौन कौन सी होती है बता देता हूं। छाते की फैक्ट्री हो गई आपकी, ठीक है, वो सीजनल फैक्ट्री हो जाती है, सीजनल काम है छाते का, तो उनपे ये एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी चीज, ये वाला कानून गवर्नमेंट फैक्ट्रीज पे भी लगता है, मगर अगर मान लीजिए सरकार ने कोई बेटर ईएसआई से भी अच्छी सुविधा दे रखी, कोई वेलफेयर स्कीम दे रखी है, तो उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। बट यूजुअली ये वाला कानून गवर्नमेंट फैक्ट्रीज पे भी लगता है। अब सवाल आता है कि मान लीजिए किसी फैक्ट्री में मैंने ईएसआई से बेटर फैसिलिटी दे रखी है, या फिर ईएसआई जैसी ही कोई फैसिलिटी दे रखी है,
तो उस केस में क्या ईएसआई को भी एप्लीकेबल करना पड़ेगा मेरे उस फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट में? द आंसर इज नो, क्योंकि पर्पस क्या? पर्पस है लेबर का वेलफेयर। अगर लेबर का वेलफेयर किसी पर्टिकुलर वेलफेयर स्कीम से सॉल्व हो रहा है, किसी पर्टिकुलर वेलफेयर स्कीम से लेबर को ज्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं, then what is the need, then what is the requirement of putting or placing the or applying the ESI Act upon the factory or the establishment? तो यहाँ पे यही चीज डिस्कस करी जा रही है कि अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री ऐसी है जहां पे जो एम्प्लॉयर है दैट इज प्रोवाइडिंग अ बेटर अल्टरनेटिव फैसिलिटी likewise the ESI, so in that scenario ESI Act has not to be applicable over there. Now लेट सपोज कि किसी फैक्ट्री पे ESI एप्लीकेबल हो गया और बाद में उस फैक्ट्री के जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो फॉल कर गए, 10 लोगों को निकाल दिए, तो क्या अब ये फिर से नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा? नो। लेबर लॉ में ना एक गुरु मंत्र अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि वंस एप्लीकेबल एप्लीकेबल फॉर ऑल। क्या बोला मैंने? वंस एप्लीकेबल एप्लीकेबल फॉर ऑल, कि एक बार आपके दर पे कानून लग गया, एक बार आपके फैक्ट्री पे कानून लग गया तो इसका मतलब लग गया, इसका मतलब अब वो आगे हमेशा लगा रहेगा। आप 5 एम्प्लॉय निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, दिमाग में बैठा के चलना, पूरे के पूरे लेबर लॉ के कॉन्टेक्स्ट में ये राम कहानी बता रहा हूं मैं आपको। दूसरी चीज, मान लीजिए सरकार को किसी फैक्ट्री पे अप्लाई करना है इस ESI एक्ट को, तो सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो 1 मंथ का नोटिस सर्व करे। प्लीज जिनके पास अभी नोटबुक जो नोट कर रहे हैं, ये 1 मंथ का पीरियड लिख लीजिए, क्योंकि आपके नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम सेक्शन 2 में, जो डेफिनेशंस आज मुझे डिस्कस करनी है। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ केस लॉज डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई सन 2000 में, सदर्न एजेंसीज राजामुंद्री वर्सेस आंध्र प्रदेश ESIC, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये जजमेंट है आपकी सन 2000 की सुप्रीम कोर्ट। साइटेशन मैंने लिख दी है, तो अगर कोई जजमेंट को पूरा पढ़ना चाहता है तो प्लीज साइटेशन देख सकता है, ठीक है। हाँ जी, अब इसमें हुआ क्या, यहां पे ना शॉप वर्ड पे बड़ा डिस्प्यूट हो गया कि क्या शॉप इस वाले कानून में आएगा। तो देखिए, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कहा कि जो शॉप की डेफिनेशन है ना, वो बहुत एक्सपैंड हो चुकी है। एक्सपैंड मतलब वाइड हो चुकी है। शॉप का मतलब कुछ यूं हुआ कि अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट होती है, जैसे सेल परचेज ऑफ गुड्स, जैसे कोई सेल परचेज हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट होती है, जैसे कोई सेल परचेज का काम हो रहा है, तो उस केस में हम उस वाले पर्टिकुलर चीज को शॉप कह सकते हैं इस कानून के पर्पस से। और अगर हम इस कानून के पर्पस से उसे शॉप कहेंगे तो वो कानून, मतलब वो जो शॉप है, वो भी ESI के परव्यू में फॉल कर सकता है और उस पे भी ESI का कानून एप्लीकेबल हो सकता है। यही बात यहाँ पे डिस्कस की जा रही है। एक और पॉइंट यहाँ पे वर्ड में मेंशन कर दूं, थोड़ा लीगल टेक्निकलिटी हो जाएगी। प्रीमाइसेस, जगह को प्रीमाइसेस लिखिए। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग मेंस का पेपर, मतलब जो लोग थ्योरी लिखते हैं, तो उनके लिए वर्ड प्रीमाइसेस बहुत एक्यूरेट रहेगा। अब आ जाते हैं हम जरा अपने डेफिनेशन वाले पोर्शन पे। सेक्शन 2(1), बहुत सारी डेफिनेशन करानी है, मैं सेलेक्टिव कराऊंगा क्योंकि बहुत सारी डेफिनेशन एक एक लाइन की है, तो एक एक लाइन की डेफिनेशन करके कोई फायदा भी नहीं है। वो जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो साथ के साथ आपको बताते भी जाऊंगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेम रूल, कोड ऑन वेजेस पे भी मैंने आपको बताया था, नहीं देखी तो वीडियो जाके देख लीजिए प्लीज। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में एस्टैब्लिशमेंट है, उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। रेलवे के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ऑयल फील्ड में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। माइंस के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। और उसके अलावा अदर केसेस में स्टेट गवर्नमेंट आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है। ये आपके अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन है। पर्पस क्या होता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का? वही सिंपल पर्पस कि साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो भी एस्टैब्लिशमेंट फॉल करेगा, उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेमिंग पावर किसके पास लाई करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और जो फैक्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट एंड शॉप स्टेट गवर्नमेंट के परव्यू में लाई करेंगे, उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन की पावर किसके हाथ में होगी? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। तो इसीलिए सेंट्रल आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे। सेक्शन 2 क्लॉज 4,
कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन को आसान सी भाषा में पहले समझाता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। एक डायग्राम देख लेते हैं। ये है हमारा एम्प्लॉयर, इसको हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी बोलेंगे, पीई प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। कलर चेंज किया जाए। ये हमारा बेचारा एम्प्लॉय। मेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा अच्छी है तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट ना करना। ये मेरा एम्प्लॉय, ये सैलरी कमाता है जो ये एम्प्लॉयर ही देता है। इस सैलरी का लेट सपोज 1% पैसा ये अपने एम्प्लॉयर को दे देता है, ठीक है। किस नाम का? ईएसआई का फंड के नाम का, ठीक है जी। ईएसआईसी होता है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब यही पैसा लेट सपोज ये कमाता है 10,000 रुपए पर मंथ। 10,000 में से हर महीने 1% कितना हुआ? 100 रुपए। 100 रुपए ये एम्प्लॉयर को दे देता है। तो क्या पैसा एम्प्लॉयर अपने पास रखता है? क्या अपनी जेब में रख के घर जा चला जाता है या अपने घर की तिजोरी में डालता है? नहीं, यही पैसा 100 रुपया एम्प्लॉयर ईएसआईसी के पास जमा करा देता है, जिसको एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी कहते हैं या फिर सिर्फ कॉर्पोरेशन वर्ड भी कहते हैं। मतलब जहां पे आपको वर्ड दिखे ना कॉर्पोरेशन, आप समझ जाना मैं ईएसआईसी की बात ही कर रहा हूं। तो ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया इसी की डेफिनेशन इसमें डालते हैं। कंट्रीब्यूशन इज अ सम ऑफ मनी, contribution is a sum of money which is payable to whom? Payable to corporation. By whom? By the principal employer. In respect of whom? किसके रिगार्डिंग? In respect of employee. तो पॉइंट समझ में आया मेरा कि एम्प्लॉय का जो पैसा है जो उसकी वेजेस से काटा, जो फंड मैंने उससे लिया ईएसआई के नाम का, जिसके बदले मैं उसको फ्री में इलाज प्रोवाइड करूंगा, सिकनेस बेनिफिट दूंगा, कल को मर जाए तो उसको खर्चा भी प्रोवाइड करूंगा उसके डिपेंडेंट्स को, उसकी फैमिली को। तो वही जो पैसा बार बार मैं इसका काट रहा हूं, ये पैसा एज एन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मैं जमा कराऊंगा कॉर्पोरेशन के पास, जिसको डिटेल्ड भाषा में ईएसआईसी भी बोलते हैं। कानून कौन सा है? ईएसआई। इसके अंदर कॉर्पोरेशन कौन सी है? ईएसआईसी। नाम एकदम दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग। अब आते हैं सेक्शन 6A, डेफिनेशन नंबर 6A। ये डेफिनेशन थोड़ी लंबी खिंचेगी आप लोगों के लिए। डिपेंडेंट, बारी बारी से चलेंगे। डिपेंडेंट मतलब आसान सी भाषा में जो आप पे निर्भर करता हो, जो आप पे डिपेंड करता है, मतलब आप करेंगे तो होगा, इसको ऐसे समझ लीजिए। तो जो आप पे डिपेंड करता है वो डिपेंडेंट है। तो कौन कौन है भाई डिपेंडेंट? बड़ी लंबी लिस्ट है। सबसे पहला विडो। चलिए जी, विडो तो होगी हमारी विधवा। लेट सपोज की हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी विडो डिपेंडेंट कहलाएगी, ठीक है जी। उसके बाद बेटा, सन, लेजिटिमेट भी चलेगा, एडॉप्टेड भी चलेगा। चलिए, एडॉप्टेड भी चलेगा। जिसकी उम्र अभी तक 25 नहीं हुई है, ध्यान रखना 25 नहीं हुई है, नॉट अटेन्ड 25। अभी आगे जाके मैं 21 भी जिक्र करूंगा। 21 में फैमिली वर्ड, जब फैमिली के डेफिनेशन बताऊंगा तो वहां मैं 21 वर्ड का जिक्र करूंगा। यहां मैं 25 का जिक्र कर रहा हूं। 25 अभी उम्र नहीं हुई है, तब तक मेरा जायज बेटा, लेजिटिमेट सन, मेरा अडॉप्ट किया हुआ बेटा क्या कहलाएगा? मेरी नजर में डिपेंडेंट कहलाएगा। अगर इंश्योर्ड पर्सन, मतलब जो इंश्योरेंस, जो अपनी सैलरी में से बार बार ईएसआई का पैसा कटा रहा था ना, उसको इंश्योर्ड पर्सन कहते हैं, उसकी मौत हो जाती है। क्योंकि डिपेंडेंट वर्ड की कहानी आएगी ही तब जब आपका डिसीज्ड हो जाएगा वो इंश्योर्ड पर्सन, मतलब वो मर जाएगा, तभी तो डिपेंडेंट की बात आएगी। जब वो खुद जिंदा रहेगा तब क्या करना? तब तो पैसा वही ले लेगा। तो डिपेंडेंट, ये दोनों चीज लोग हो गए। उसके बाद हमारी अनमैरिड डॉटर, अनमैरिड डॉटर लेजिटिमेट भी चलेगी, अडॉप्टेड भी चलेगी। यहां पे सन के साथ मैरिड अनमैरिड नहीं लगाया, डॉटर के साथ लगा दिया मैरिड अनमैरिड। क्योंकि डॉटर अगर मैरिड हो जाएगी तो वो किसके डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी? फिर अपने हस्बैंड की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगी। इसीलिए अगर आप लोगों ने हिंदू लॉज पढ़ा होगा तो वहां पे भी गार्जियनशिप वाला जो कानून है, हालांकि मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है, आप चेक कर सकते हैं। गार्जियनशिप वाला जो कानून है वहां पे लिखा है नेचुरल गार्जियन में कि जो वाइफ होती है ना, अगर मैरिड हो जाएगी डॉटर, तो वाइफ का जो गार्जियन है वो उसका हस्बैंड हो जाता है। तो इसीलिए यहां पे अनमैरिड डॉटर का नाम जिक्र है। अगला, विडोड मदर।
विडोड मदर को हमने यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि अगर मदर विडोड नहीं होती तो वो हमारे फादर की, मतलब कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि मेरी माँ जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, मतलब मेरे फादर की डेथ हो चुकी है। इसका मतलब कि अगर मेरे फादर जिंदा होते तो वो डिपेंडेंट की कैटेगरी में वहां फॉल करती, तब वो विडोड मदर यहाँ पे नहीं फॉल करके अपने हस्बैंड के डिपेंडेंट के उसमें फर्स्ट लिस्ट में आ जाती, विडो के अंदर आ जाती। तो इसीलिए यहाँ पे विडोड मदर को हमने डाला है, क्योंकि फादर की डेथ हो चुकी है तो उनके ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। तीसरा, लेट सपोज कि 25 इयर्स की एज को अटेन कर चुका है, ठीक है, मेरा लड़का सन, लेजिटिमेट भी चलेगा, एडॉप्टेड भी चलेगा, अटेन कर चुका है, 25 साल का हो गया, मगर फिर भी मुझ पर डिपेंड है क्योंकि वो इनफर्म है, वो काम नहीं कर सकता, वो कमा नहीं सकता, वो डिसेबल्ड है और 25 साल से ऊपर की उम्र हो गई, तो क्या वो डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आएगा? द आंसर इज यस, वो फिर भी डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आएगा। ऊपर तक तो मैंने बोला था कि अगर 25 साल नहीं हुए तब तक वो डिपेंडेंट है, लेकिन यहां पे नीचे क्या कह रहा है कि 25 साल उम्र हो चुकी है मगर वो फिर भी मेरे ही, जो मर गया है, जो इंसान मर चुका है, उसी के पैसे पे डिपेंड कर रहा था और वो इनफर्म है, तो वो डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आएगा भाई साहब। ये चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, अब एक लंबी सी लिस्ट और बता देता हूं, इसके अंदर बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि ये लोग या तो होली या फिर पार्टली डिपेंडेंट थे। अगर डिपेंडेंट थे तो ये डिपेंडेंट के डेफिनेशन में आएंगे। किस पे? इंश्योर्ड पर्सन पे, वो जो वर्कर था जो मर गया, उस वर्कर को इंश्योर्ड पर्सन कहते हैं। इंश्योर्ड पर्सन पे जो मर गया, मरे हुए को क्या कहते हैं? डिसीज्ड, डिसीज्ड कहते हैं। पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। हाँ जी, कौन कौन देखिए, पेरेंट अदर देन विडोड मदर। भाई अदर देन विडोड मदर के हमारा पेरेंट कौन होगा? फादर की बात हो रही है भाई साहब, यहाँ पे कानून लिखने का तरीका ना गजब है। फादर की बात हो रही है, तो क्या फादर हमेशा डिपेंडेंट कहलाएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि यहां जो चौथा वाला आप स्क्रीन पे क्लॉज दिख रहे हैं, होली और पार्टी, अगर फादर मुझ पे डिपेंड करते थे तो मेरे फादर डिपेंडेंट। मान लीजिए मेरे फादर का मेरे से बढ़िया काम चल रहा था, मेरे फादर का बहुत बढ़िया बिजनेस था, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, तो वो डिपेंडेंट नहीं आएंगे। मगर जो विडोड मदर है, मदर आ जाएगी फिर भी डिपेंडेंट की डेफिनेशन पर। मदर पे हम ये नहीं पूछेंगे कि भाई मदर, अगर मदर विडो है, हम मदर से ये नहीं पूछेंगे कि अच्छा तू, तेरे पास फादर वाला पैसा बचाया नहीं बचाया। लेकिन फादर के केस में हम ये जरूर देखेंगे कि वो हम पे डिपेंडेंट थे या नहीं थे, बिकॉज अगर मेरे फादर मुझ पे डिपेंड थे तो उसी केस में मेरे फादर यहाँ पे डिपेंडेंट की डेफिनेशन 6A के अंदर फॉल करेंगे, अदर देन दैट नहीं फॉल करेंगे। अगला, माइनर इलेजिटिमेट सन, नाजायज बेटा। अनमैरिड इलेजिटिमेट डॉटर, नाजायज बेटी। या फिर मैरिड मगर विडोड। मेरी एक बेटी है, शादी हो चुकी है मगर विडो है। अब सवाल आता है कि शादी हो गई, विडो है, तो फिर मेरी बेटी, मतलब मेरे वाले डिपेंडेंट के केस में मेरी बेटी मुझ पे क्यों डिपेंड करी? वो अपने हस्बैंड पे करती, अपने हस्बैंड की फैमिली पे करती। तो वहां पे फिर से वही शर्त कि अगर वो मुझ पे डिपेंड कर रही है तो डिपेंडेंट। अगर उसका हस्बैंड के पास उतनी प्रॉपर्टी थी या उसके हस्बैंड के रिश्तेदारों में, उसके हस्बैंड के परिवार में संभाल सकते थे, तो मेरे केस में डिपेंडेंट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। इसीलिए ये जो चौथा वाले जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये वो लोग हैं जो अगर डिपेंड कर रहे थे तो डिपेंडेंट में आएंगे, नहीं तो सब केस में नहीं आएंगे। ध्यान रखना, ऊपर जो बताया था वो हमेशा ही आएंगे डिपेंडेंट में, लेकिन अब जो लिखवा रहा हूं ये वो है, जो नीले वाले कलम से आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वो लोग हैं जो तब आएंगे जब अगर वो होली या पार्टली हम पे डिपेंड कर रहे थे। ध्यान रखना, बात को दिमाग में बैठा लीजिए। तीसरा, माइनर ब्रदर। अगर मान लीजिए मेरी शादी नहीं हुई है, या फिर शादी हो भी गई, कोई दिक्कत नहीं, माइनर ब्रदर या अनमैरिड सिस्टर या फिर विडोड सिस्टर। ध्यान रखना, विडोड सिस्टर भी कब? जब वो मुझ पे डिपेंड कर रही थी तब, अगर माइनर है तो विडोड सिस्टर। अगर माइनर नहीं है तो फिर वो दूसरे परिवार में। अगला,
ये नीले कलम से मैं वो सारे लोगों को जिक्र करा रहा हूं जो हर केस में डिपेंडेंट नहीं आते, वो जब डिपेंड करेंगे हम पे तभी वो डिपेंडेंट कहलाएंगे। विडो डॉटर इन लॉ, अब मेरी बहू मेरे डिपेंडेंट के लाइन में, क्योंकि मेरी बहू विधवा हो चुकी है, मेरा बेटा भी मर चुका, मैं तो मर ही चुका हूं, मेरा बेटा भी मर गया, तो उस केस में अगर मेरी बहू के पास कोई साधन नहीं है, मुझ पर डिपेंड है, तो वो डिपेंडेंट की डेफिनेशन में मेरे में भी आएगी। अगला, माइनर चाइल्ड ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन। माइनर चाइल्ड ऑफ अ प्री डिसीज सन। प्री डिसीज सन का मतलब कि मैं तो मर चुका हूं, मेरा बेटा पहले ही मर चुका था, तो उसका जो माइनर चाइल्ड है उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, तो अगर वो डिपेंड करता है मुझ पे, तो उस केस में मैं उसका दादाजी कहलाया। मैं मर चुका हूं लेकिन मैं उसका दादाजी कहलाता है इस माइनर चाइल्ड का, ध्यान रखना। एफ, माइनर चाइल्ड ऑफ अ प्री डिसीज्ड डॉटर। लेकिन डॉटर का माइनर चाइल्ड, मतलब मेरी जो बेटी है वो मर चुकी है, उसका माइनर चाइल्ड, ध्यान रखना, तभी मेरे केस में डिपेंडेंट के डेफिनेशन में आएगा जब उसका कोई भी पेरेंट अलाइव नहीं है। ध्यान रखना, नो पेरेंट। मेरी बेटी मर चुकी, मेरा दामाद भी मर चुका है, अगर मेरा दामाद भी मर चुका और उसके परिवार में कोई भी नहीं है, तो वो माइनर चाइल्ड मेरी डेफिनेशन में आएगा, तो वो माइनर चाइल्ड मेरे डिपेंडेंट्स की लिस्ट में फॉल करेगा। अदर देन दैट वो माइनर चाइल्ड मेरे डिपेंडेंट की लिस्ट में फॉल नहीं करेगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट, मैं मर चुका हूं, मेरे दादाजी, मैटरनल नहीं, नाना जी नहीं, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट। अगर इनका कोई भी इंश्योर्ड पेरेंट अभी तक अवेलेबल नहीं है, मतलब अगर मेरे फादर अवेलेबल नहीं है, मेरे फादर की भी डेथ हो चुकी है, तो मेरे दादाजी का ख्याल हमें ही रखना पड़ता, मतलब मेरे डिपेंडेंट की लिस्ट में मेरे दादाजी भी आते। तो ये मैंने आपको बहुत ही लंबी लिस्ट थी डिपेंडेंट की, वो करा दी। अब जरा हम आगे चलते हैं। सेक्शन 2(6) ए हो चुका है, अभी इस पूरा का पूरा सेक्शन 2 ही करा रहा हूं मैं लिस्ट में आपको। अब आते हैं सेक्शन 2 के क्लॉज नंबर 8 पे, एम्प्लॉयमेंट इंजरी। वर्ड लग गया ना एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब कि अराइजिंग आउट और इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अराइजिंग आउट और इन केस और ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। नौकरी करने के दौरान, जब मैं नौकरी में था, नौकरी के रिलेटेड किसी काम पे गया हुआ था मैं, नौकरी में उस टाइम पे आई वॉज इन द जॉब, आई वॉज डूइंग द जॉब ऑफ द फैक्ट्री, आई वॉज डूइंग द जॉब ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, ड्यूरिंग दैट आई गॉट हर्ट, ड्यूरिंग दैट आई गॉट इंजर्ड, तो वो एम्प्लॉयमेंट इंजरी कहलाएगी। मगर यहाँ पे इसके अलावा दो और चीजें एम्प्लॉयमेंट इंजरी कहलाती, एक्सीडेंट भी जो कि एम्प्लॉयमेंट के दौरान हुआ, और ऑक्यूपेशनल डिजीज। ये शब्द थोड़ा नया है, लेकिन अगर आपने एम्प्लॉयज कंपेंसेशन पढ़ा होगा तो आपको ये शब्द नया नहीं लगेगा। ऑक्यूपेशनल डिजीज बड़ी अजीब सी बीमारी है साहब ये। जो बीमारी ऑक्यूपेशन से होती हो, मतलब मान लीजिए मैं ग्लास की फैक्ट्री में काम करता हूं, तो शीशे के छोटे छोटे कण जब मैं खींचता हूं, जो मेरे नाक में कब चले जाते हैं मुझे पता नहीं चलता, तो धीरे 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 10 साल काम करा, 15 साल काम करा, मैं उसी ऑक्यूपेशन में हूं, तो वो मेरे को अस्थमा की बीमारी कर गया, तो दैट इज एन अस्थमा, दैट अस्थमा इज एन ऑक्यूपेशनल डिजीज, क्योंकि उस नौकरी में हूं मैं, इस वजह से मुझे बीमारी हुई। अगर मैं उस नौकरी में नहीं होता तो मुझे वो बीमारी नहीं होती। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड अ डिजीज व्हिच हैज अराइजन फ्रॉम द ऑक्यूपेशन, नॉट अदरवाइज। इसीलिए वो इसके अंदर हमने डाली है। दूसरा पॉइंट कि यहां पे एक्सीडेंट इंडिया में हुआ हो या आउट ऑफ इंडिया हुआ हो, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में थे और उसके दौरान आपको हुआ है, तो वो एक्सीडेंट एम्प्लॉयमेंट इंजरी की डेफिनेशन में आएगा, ध्यान रखना, इट विल कम। तो ये सारा एस्पेक्ट मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट इंजरी का बता दिया। अब आगे चलते हैं। अगली दो डेफिनेशन काफी रिपीटेटिव है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, मगर हर बार कुछ नया मिल जाता है। एम्प्लॉय, हर कानून में ये वाली डेफिनेशन डिस्कस करनी पड़ती है। एम्प्लॉय वही हुआ जिसको हमने एम्प्लॉय कर रखा है वेजेस पे, चलिए ये तो पता है सबको।
कहां पे काम करने के लिए, या तो फैक्ट्री में या फिर इस्टेब्लिशमेंट में, ये भी सबको पता है। चलिए, इसमें कौन कौन लोग आते हैं जो कि डायरेक्टली इंप्लॉयड हैं प्रिंसिपल इंप्लॉयर के द्वारा। प्रिंसिपल, पीई को प्रिंसिपल इंप्लॉयर कहते हैं। डायरेक्टली इंप्लॉयड है प्रिंसिपल इंप्लॉयर के द्वारा, किसके लिए? फैक्ट्री के वर्क के लिए, या फिर फैक्ट्री से जो इंसिडेंटल वर्क है। इंसिडेंटल वर्क मतलब जो फैक्ट्री से ही जुड़ा हुआ है मगर डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ, जैसे कि मान लो पैकिंग वैकिंग का काम हो गया, तो वो फैक्ट्री का इंसिडेंटल जॉब कहलाता है। मान लीजिए फैक्ट्री के अंदर वो लाइट, उसका सिक्योरिटी गार्ड का काम है, तो दैट्स एन इंसिडेंटल जॉब ऑफ द फैक्ट्री। तो इसीलिए फैक्ट्री का मेन काम मैन्युफैक्चरिंग है, इंसिडेंटल काम हो गया सिक्योरिटी गार्ड का काम हो गया वहां पे। तो इसीलिए दोनों ही केस में अगर मेरे को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने उस काम के रिगार्डिंग, फैक्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट के काम के रिगार्डिंग एम्प्लॉय किया हुआ, तो मैं एम्प्लॉय की डेफिनेशन में फॉल करता हूं। अगला, जिसको इमीडिएट एम्प्लॉयर के थ्रू एम्प्लॉय किया। इमीडिएट एम्प्लॉयर, इसकी डेफिनेशन बताऊंगा मैं आपको अभी, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और इमीडिएट दोनों की डेफिनेशन बताऊंगा। इमीडिएट एम्प्लॉयर का मतलब मोटा मोटा समझ लीजिए इंटरमीडिएट एम्प्लॉयर हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्टर हो जाता है इसके अंदर। तो इसको अगर हमने किया है किसके लिए? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के वर्क के लिए। कौन सा वर्क? जो कि फैक्ट्री में होगा या एस्टैब्लिशमेंट में होगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, या तो वो प्रिलिमिनरी काम है मतलब मेन काम है, या फिर इंसिडेंटल काम है फैक्ट्री का। दोनों चीजें, मैन्युफैक्चरिंग के काम भी हो सकता है और इंसिडेंटल काम भी हो सकता है उससे जुड़ा हुआ। तीसरा, जिसने अपनी सर्विस हायर पे दी हो, अपनी सर्विस वेजेस पे दी हो, कि मान लीजिए मैं वहां का इलेक्ट्रिशियन हूं, मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूं, मैंने अपनी सर्विसेज दे रखी है, मुझे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय कर रखा है, मुझे इमीडिएट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय कर रखा है, तो मैं कानून की नजर में सेक्शन 29 में ऑफ दिस पर्टिकुलर ईएसआई एक्ट में फॉल करूंगा और मैं एम्प्लॉय कहलाऊंगा। अभी खत्म नहीं हुई है डेफिनेशन, चलिए आगे चलते हैं। लेट सपोज कि हमने किसी इंसान को रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए का काम दिया हुआ है, उसकी जॉब करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है हमारे प्रोडक्ट्स की, डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, सेल्समैन है, सेल्स करता है हमारे प्रोडक्ट जो कि हमारी फैक्ट्री में बनती है या हमारी एस्टैब्लिशमेंट में बनती है। तो क्या वो इंप्लॉय कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? वो इंप्लॉय कहलाएगा, हाँ वो इंप्लॉय कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये जो इंप्लॉय की डेफिनेशन है इसके अंदर इस किस्म के लोग भी आते हैं। और एक और चीज, यहां पे अप्रेंटिस भी इंप्लॉय कहलाता है, मगर वो अप्रेंटिस इंप्लॉय नहीं कहलाता जो अप्रेंटिस एक्ट के अंदर फॉल करता है। मगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अप्रेंटिस एक्ट के अंदर फॉल करते हैं तब तो यहां पे आप एम्प्लॉय नहीं हो, मगर अगर आप उस वाले कानून में नहीं फॉल करते अप्रेंटिस एक्ट 1961 में, तो मान के चलिए आप भी एम्प्लॉय हैं इस वाले कानून के अंदर। कौन कौन से लोग इस वाले कानून में नहीं आते, मैं आसान सी भाषा में बता देता हूं। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग यहाँ पे नहीं आते। दूसरी चीज, जो लोग एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर कमाते हैं, मैंने 21,000 का बताया था, तो अगर आप 21,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा कमाते हो तो क्या आप एम्प्लॉय कहलाओगे? नहीं कहलाओगे। और अगर आप एम्प्लॉय नहीं कहलाओगे ईएसआई एक्ट के अंदर, तो क्या आपको ईएसआई का कार्ड वैलिड रहेगा? नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए मेरा प्रमोशन हो गया, मैं पहले 15,000 रुपए कमाता था, अब मैं 25,000 रुपए कमाता हूँ, तो मेरे को मेरा ईएसआई कार्ड इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ऊपर हो गया हूं। तो मैं इस कानून के डेफिनेशन में एम्प्लॉय कहलाऊंगा ही नहीं, क्योंकि इस कानून के डेफिनेशन में अभी आज के प्रेजेंट टाइम्स में अगर मैं बोलूं तो 21,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति ही पर मंथ, वहां तक कमाने वाला व्यक्ति ही एम्प्लॉय कहलाता है। ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो ये आपकी डेफिनेशन एम्प्लॉय की खत्म हो गई। अब चलते हैं हम फैमिली की डेफिनेशन, सेक्शन 211। थोड़ा बोरिंग है बट डेफिनेशन करना जरूरी होता है ताकि कॉन्टेक्स्ट क्लियर रहे आगे पूरे कानून में। तो फैमिली, ये सारे रिलेटिव हैं उस इंश्योर्ड पर्सन के। इंश्योर्ड पर्सन वही एम्प्लॉय हो गया जो वहां पे काम करता है किसी फैक्ट्री में। कौन कौन है चलिए देखते हैं। स्पाउस, वहां पे डिपेंडेंट की डेफिनेशन में वाइफ वर्ड, विडो वर्ड था, यहां पे स्पाउस लिख दिया, बड़े चला। तो यहां पे हमने देखिए फैमिली की जब हमने बात करी, डिपेंडेंट में तो हमने जब वो मर जाता है तब हम देखते हैं, लेकिन फैमिली का हम जो पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं, जब ईएसआई कार्ड बनेगा तो वो हमेशा फैमिली का बनेगा, ध्यान रखना। इसीलिए हमने यहां पे फैमिली की बात करी है। तो
स्पाउस हो गया सबसे पहले, अगर हस्बैंड काम करता है तो वाइफ, वाइफ काम करती है तो हस्बैंड, स्पाउस का मतलब ऐसे होता है, ठीक है। दूसरा माइनर चाइल्ड, लेजिटिमेट भी चलेगा और एडॉप्टेड भी चलेगा। चाइल्ड बोल दिया ना तो सन भी आ गया, डॉटर भी आ गई। अगला एक ऐसा चाइल्ड जो कि डिपेंडेंट है उस इंश्योर्ड की अर्निंग पे, और वो 21 ईयर तक, ध्यान रखना 21 ईयर तक एजुकेशन अटेन कर रहा है उसकी अर्निंग पे, अपने जो ये बंदा जो इंश्योर्ड पर्सन है इसकी अर्निंग पे ये 21 ईयर तक एजुकेशन अटेन कर रहा है, तो वो फैमिली कहलाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अनमैरिड डॉटर। मैरिड डॉटर कभी भी फैमिली नहीं कहलाती। फैमिली नहीं कहलाओगे साहब तो ईएसआई कार्ड में आप अपनी फोटो नहीं डलवा सकते, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। इसीलिए जो अनमैरिड लोग होते हैं ना वो अपने मदर फादर के साथ ईएसआई कार्ड बनवाते हैं, लेकिन जो मैरिड होते हैं वो अपनी वाइफ के साथ बनाते हैं, अगर बच्चे हुए तो बच्चे के साथ बनाते हैं। अगला एक ऐसा चाइल्ड जो कि फिजिकली एबनॉर्मल है या मेंटली एबनॉर्मल है, फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मल है और वो उस इंश्योर्ड पर्सन पे डिपेंड करता है, तो वो भी फैमिली कहलाएगा। उसके बाद डिपेंडेंट पेरेंट्स, मैंने वर्ड जिक्र कर दिया डिपेंडेंट पेरेंट। अगर पेरेंट्स के पास अपना साधन है पैसा कमाने का तो उस केस में वो आपकी फैमिली नहीं है, डिपेंडेंट पेरेंट्स के केस में ही। क्योंकि देखिए अगर आप गरीब नहीं हैं तो क्या करोगे ईएसआई की सुविधा लेके? अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा है तो मेडिक्लेम करा लो ना, प्रीमियम भरो। ये जो सुविधा है ये उन लोगों के लिए है जो लोअर मिडिल क्लास, पुअर क्लास के एम्प्लॉय हैं, वर्कर हैं, जो कहाँ काम करते हैं, जिनके पास साधन नहीं है, कल को बीमार हो जाए तो अपना इलाज नहीं करा सकते, कल को उनको बेनिफिट देने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए हमने बड़ी रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन बनाई हुई है यहाँ पे। आगे चलते हैं। लेट सपोज अनमैरिड है वो इंश्योर्ड पर्सन। अनमैरिड इंश्योर्ड पर्सन के केस में उसका माइनर ब्रदर, उसका माइनर सिस्टर, उसकी माइनर सिस्टर जो कि उस पर डिपेंड करती है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर पेरेंट्स अलाइव नहीं है तो उस केस में माँ बाप की मौत हो चुकी है तो वो ऑब्वियस सी बात है भाई बहन किस पे डिपेंड करेंगे? अपने भाई पे डिपेंड करेंगे या फिर बहन पे डिपेंड करेंगे जो कि इंश्योर्ड पर्सन है। इंश्योर्ड पर्सन भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। सिमिलरली उस वाले केस में भी इंश्योर्ड पर्सन भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। तो अब सवाल आता है कि क्या यही फैमिली है? द आंसर इज यस। फैमिली की डेफिनेशन जो है वो थोड़ी रिस्ट्रिक्टिव है, डिपेंडेंट की डेफिनेशन थोड़ी वाइड थी। चलिए चलते हैं अगली डेफिनेशन में। सेक्शन 2, ये जो फैमिली की डेफिनेशन थी वो आपका था सेक्शन 2(11) के अंदर। आप चलेंगे हम सेक्शन 2(12) के अंदर। फैक्ट्री की डेफिनेशन। फैक्ट्री वो सारी प्रीमाइसेस हैं, प्रिकिंग्स हैं जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का काम किया जाता है, और इसके अंदर आपका माइंस नहीं आता, रेलवे की रनिंग शील्ड नहीं आती। फैक्ट्री की डेफिनेशन अगर आपको देखनी है तो प्लीज मेरी फैक्ट्रीज एक्ट की वीडियो देख लीजिए, केस लॉ के साथ पूरा पूरा बताया हुआ मैंने, लेबर लॉ के प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। इमीडिएट एम्प्लॉयर 13। इमीडिएट एम्प्लॉयर देखिए, जिसने अंडरटेक किया हो एग्जीक्यूशन ऑफ एनी पर्टिकुलर वर्क ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का कोई काम कराने का उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हो, वो इमीडिएट एम्प्लॉयर कहलाता है। वो वर्क होल भी हो सकता है, पार्टली भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 2। तीसरा, वो वर्क फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट का प्रिलिमिनरी वर्क भी हो सकता है, इंसिडेंटल वर्क भी हो सकता है। बार बार इंसिडेंटल वर्क का जिक्र है कि मतलब मेन काम भी हो सकता है और उससे जुड़ा हुआ काम भी हो सकता है। तो वो बंदा जिसने ये अंडरटेक किया है वो कहलाता है इमीडिएट एम्प्लॉयर। और इसमें लास्ट में एक चीज लिखी है, एंड इंक्लूड्स अ कॉन्ट्रैक्टर। एंड इंक्लूड्स, तो मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्टर वाले जो काम होते हैं ये सारे इमीडिएट एम्प्लॉयर कहलाते हैं, और जो मेन बंदा जो वहां पे काम चलाता है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है आपका। आगे चलते हैं। सेक्शन 2(14) इंश्योर्ड पर्सन, छोटे से डेफिनेशन है।
जिसके रिगार्डिंग आप कंट्रीब्यूशन पे करते हैं ना, जिसके लिए कंट्रीब्यूशन पे करते हैं वही इंश्योर्ड पर्सन होता है, सीधा जो कंपनी में काम कर रहा है जी, ठीक है। इंश्योर्ड पर्सन सबसे पहले इंटाइटल्ड है इस कानून के अंदर मिलने वाले सारे बेनिफिट से। अगर इंश्योर्ड पर्सन को कुछ हो जाता है तब उसके डिपेंडेंट को ये सारे बेनिफिट पास ओवर हो जाते हैं, अगर वो मर जाता है तो डिपेंडेंट को चले जाते हैं। अगली डेफिनेशन, अब जो मैं डेफिनेशन कराने जा रहा हूं ये दोनों बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 2 15A परमानेंट, परमानेंट वर्ड अभी कॉमन रहने वाला है, पार्शियल डिसेबलमेंट। देखिए क्या होता है उसको समझते हैं। पेन का कलर चेंज कर लिया जाए। देखिए ये एक ऐसा डिसेबलमेंट है जो कि परमानेंट नेचर का है। ऑब्वियसली परमानेंट वर्ड है तो परमानेंट नेचर का ही होगा। पहले तो समझते हैं डिसेबलमेंट कैसे हुई। नौकरी करने के दौरान आपके साथ अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना साहब, और उसके बाद आप काम करने लायक नहीं रहते तो वो डिसेबलमेंट कहलाती है। परमानेंटली काम करने लायक नहीं रहे तो परमानेंट वर्ड लग गया। टेम्पोररी काम करने लायक नहीं रहे, मान लो 1 महीना 1.5 महीने तक काम नहीं कर सकते, उसके बाद काम पे चले जाओगे तो टेम्पोररी डिसेबलमेंट हो जाएगा। मगर यहाँ पे डिसेबलमेंट दो किस्म की, परमानेंट के साथ, परमानेंट पार्शियल और परमानेंट टोटल। टोटल वाले पे नहीं आया हूं, लेकिन परमानेंट वर्ड तो परमानेंट है। इसका मतलब कि ऐसा डिसेबलमेंट है कि जो जिंदगी भर चलने वाला है। तो डिसेबलमेंट ऐसा है जो परमानेंट नेचर का है, जिसने which has reduced earning capacity of employee इस डेफिनेशन का पार्ट नंबर 2 कि परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट वो डिसेबलमेंट है जिसने उस एम्प्लॉय की अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस कर दी। अब आपके दिमाग में सवाल बार बार ठनकेगा कि उस फैक्ट्री में रिड्यूस कर दी कि हर फैक्ट्री में रिड्यूस कर दी। तो उस समय पे जिस टाइम पे उसका एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम पे जिस फैक्ट्री में वो काम करने लायक था ना, हर फैक्ट्री में रिड्यूस कर दी, ना कि सिर्फ उस एक फैक्ट्री में। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द लॉ। यहां पे कहा जा रहा है कि उस एम्प्लॉय की अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस कर दी इन एवरी एस्टैब्लिशमेंट, which he was capable of doing at the time of accident। मैं थोड़ा स्क्रीन ऊपर कर दूं। capable of doing at the time of एक्सीडेंट। जब वो एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम पे वो जिस जिस एस्टैब्लिशमेंट में काम करने लायक था, हर एस्टैब्लिशमेंट में बेचारे की अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई। अब सवाल आता है कि ये कहां पे लिखा हुआ है, कहां पे कौन कौन सी किस्म की चोट होती है। तो मैं उसके लिए आपको जरा शेड्यूल बता देता हूं। इसी वाले कानून में एक सेकंड शेड्यूल है जिसका पार्ट नंबर 2 जो है उसके अंदर लंबी लिस्ट है कि आपको परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट क्या होती है और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट कौन कौन सी होती है। उस लिस्ट का शेड्यूल के मैं 1-2 आपको नाम भी बता देता हूं। पार्ट 2 के अंदर है एम्प्यूटेशन थ्रू शोल्डर जॉइंट। आपके कंधे टूट गए, आपका एक अंगूठा खत्म हो गया, कट गया, आपकी 4 उंगलियां एक हाथ की कट गई, आपकी 3 उंगलियां एक हाथ की कट गई, आपकी 2 उंगलियां एक हाथ की कट गई, तो ये सारी परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट की कैटेगरी में आती है। ध्यान रखना यहां पे ना परसेंटेज दिया हुआ है पूरे, मतलब ये जो शेड्यूल है ना जो मैं आपको बता रहा हूं कि हर चीज का परसेंटेज है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आपका लॉस ऑफ थंब होता है तो वहां पे कानून की नजर में आप 60% डिसेबल हो गए। अगर आपके 4 उंगलियां कट गई, लॉस ऑफ 4 फिंगर हो गया, तो कानून की नजर में एक ही हाथ के 4 फिंगर, दोनों हाथ के 4 नहीं, एक हाथ के, तो कानून की नजर में आपके कितना डिसेबलमेंट हो गया, आपका 50% डिसेबलमेंट हो गया। तो ये परसेंटेज दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन 215 है। अब जरा हम चलते हैं सेक्शन 215B। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके डेफिनेशन है, पेपर में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। सेक्शन 215B परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। ऊपर वाले डेफिनेशन में तो साहब अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस हुई थी ना, यहां पे खत्म ही हो जाएगी।
यहां पे रहेगी नहीं, रिड्यूस नहीं होगी, इनकैपेसिटेट हो जाएगी। ये एक ऐसी डिसेबलमेंट है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, जो इनकैपेसिटेट कर देता है, इनकैपेसिटेट्स एम्प्लॉय फ्रॉम डूइंग एनी वर्क। इसका मतलब अब वो काम ही नहीं कर सकता। फिर से बात आती है, क्या सिर्फ उस एस्टैब्लिशमेंट में, हर एस्टैब्लिशमेंट में सेम रूल, कि हर एस्टैब्लिशमेंट में जो एक्सीडेंट के वक्त वो केपेबल था और अब वो नहीं कर सकता, तो कानून की नजर में वो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट है। अब आपके दिमाग में फिर बात ठनकेगी कि कैसे कैसे चोटों को परमानेंट टोटल कहते हैं। तो फिर से मैं आपको शेड्यूल में ले चलता हूं। कौन से शेड्यूल में? सेकंड शेड्यूल में। लेकिन अब पार्ट 1 में ले चलूंगा। पार्ट 1 में 6 ऐसे चीजें हैं जिसको कानून ने भी माना है कि जो अर्निंग कैपेसिटी है वो 100% खत्म हो जाती है। कौन कौन सी है 6 चीजें बताता हूं। बोथ हैंड्स, आपके दोनों हाथ कट गए, आपका एक हाथ कट गया और एक फुट कट गया, ठीक है। आपकी लेग कट गई, आपकी थाई तक कट गई, या फिर आपका एक साइड ऑफ फुट कट गया पूरा, आपकी लॉस ऑफ साइट हो गई, आंखें चली गई, अब देख ही नहीं सकते। ये सारे केस में लॉ एज्यूम करता है कि आप 100% आपकी अर्निंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी, सब 100% है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अगला, फेशियल डिसफिगरमेंट। आपका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया, एसिड आप पे गिर गया, कोई केमिकल गिर गया जिसकी वजह से आपका चेहरा बिगड़ गया, कानून मानता है 100%। सिर्फ 6 ही है यहां पे। एब्सोल्यूट डेफनेस, एब्सोल्यूट डेफनेस, आप पूरे बहरे हो चुके हैं, कानून मानता है 100% डिसेबलमेंट। देखिए, पार्ट 1 ऑफ द सेकंड शेड्यूल में ये 6 चीजें लिखी है, ये कहता है परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। मगर पार्ट 2 जो है इसी सेकंड शेड्यूल का, वो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट का। मगर अब एक नई कहानी बताता हूं। लेट सपोज शेड्यूल 2 के पार्ट 2, जिसमें क्या लिखा है, टोटल या पार्शियल, पार्शियल के बारे में लिखा है। उसमें परसेंटेज है, जैसे कोई 60% है, कोई 50% की अर्निंग कैपेसिटी रिड्यूस होती है। तो अगर मान लीजिए आपको दो अलग अलग प्रॉब्लम हुई, मान लीजिए आपका लॉस ऑफ थंब भी हो गया जो कि 60% था, और आपके 4 फिंगर्स एक हाथ के वो भी कट गए, मतलब एक हाथ का अंगूठा कट गया और एक हाथ में से 4 उंगली आपकी कट चुकी है, जो कि 50% है। इस दोनों का टोटल मिला के अगर ये 100% एक्सीड करता है तो ये पार्शियल नहीं कहलाएगा, तब ये टोटल ही कहलाएगा। जादू, यही चीज कहना चाह रहा है लॉ यहां पे कि साहब सिर्फ जो पार्ट 1 में 6 चीजें लिखी है वही टोटल डिसेबलमेंट नहीं है। अगर पार्ट 2 के अंदर दो कॉम्बिनेशन मिला के 100%, जैसे इस केस में कितना हो गया, 110% हो गया ना डिसेबलमेंट, तो अगर वो 100% क्रॉस कर जाता है तो कानून की नजर में वो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट नहीं रहेगा, कानून की नजर में वो परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट बन जाएगा। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब चलते हैं साहब अगली अगली डेफिनेशन पे। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, सेक्शन 217, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। सिंपल डेफिनेशन है, फैक्ट्री है तो ओनर, ऑक्यूपायर या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ओनर का, अगर ओनर मर जाता है तो, अगर मैनेजर किसी को अपॉइंट कर रखा है तो मैनेजर भी हो सकता है। ये सारे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कहलाते हैं फैक्ट्री के रिगार्डिंग। अगर कोई गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट है तो जो गवर्नमेंट ने अथॉरिटी अपॉइंट कर रखी है वो नहीं, अगर कोई भी अथॉरिटी नहीं है तो डिपार्टमेंट का हेड सीधा, उस डिपार्टमेंट का जो भी हेड होगा वो। अगला, कोई अदर एस्टैब्लिशमेंट है तो वहां पे जिसके हाथ में कंट्रोल है वो, ठीक है। तो आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की डेफिनेशन खत्म होगी साहब। अब चलते हैं अगली डेफिनेशन पे। सेक्शन 2, ये इंपॉर्टेंट है, आगे इस्तेमाल होगी 19A, सेक्शन 2 ब्रैकेट में 19A, सीजनल फैक्टर। अभी बताया था मैंने, सीजनल फैक्ट्री पे वाला कानून एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि सीजनल फैक्ट्री होती क्या है।
तो सबसे पहले तो दिमाग में बिठा लेना, सीजनल फैक्ट्री एक साल में मैक्सिमम 7 मंथ ही वर्क करती है, 7 महीने से ज्यादा नहीं करती। यूजुअली वो 4 से 6 महीना करती है, लेकिन 7 महीना मैक्सिमम हमने फिर भी लिमिट डाल दिया। यहां पे एक डेफिनेशन में लिखा हुआ है कौन कौन सी चीजें, कॉटन गिनिंग, जूट प्रेसिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफी, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफी, टी, शुगर, ये सारा हमने किस में डाल दिया है, सीजनल फैक्ट्री के अंदर। मगर कब सीजनल फैक्ट्री, जब वो 7 महीने से ज्यादा काम नहीं करते हैं। तो इसका मतलब आप इसको ये समझ लीजिए कि ये आपकी सीजनल फैक्ट्री होगी जिसपे ये चीज अप्लाई नहीं होता। और इसके अंदर एक और चीजें आती हैं जो कि सीजनल फैक्ट्री है। अगर कोई फैक्ट्री प्रोसेस ऑफ ब्लेंडिंग, पैकिंग ऑफ टी एंड कॉफी में इन्वॉल्व है तो वो भी सीजनल फैक्ट्री कहलाएगी। या फिर कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखा। तो ये आपका हो गया कौन सी डेफिनेशन, सीजनल फैक्ट्री। अब अगली डेफिनेशन पे आते हैं, सेक्शन 221। सेक्शन 221 टेम्पोररी डिसेबलमेंट। यहां पे परमानेंट कुछ भी नहीं। टेम्पोररी डिसेबलमेंट में आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, ये एक ऐसी इंप्लॉयमेंट इंजरी है जो इंप्लॉयमेंट के दौरान, नौकरी के दौरान आपको चोट लगी, जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, ठीक है जी, और आप टेम्पोररीली इनकेपेबल हो गए हो। आप काम पे जा सकते हो मगर 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए आप काम नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपकी हालत ठीक नहीं है, आपको इंजरी हो गई है। उस केस में ये टेम्पोररी डिसेबलमेंट कहलाता है। मान लीजिए आपका आपका आपके कंधे टूट गए, तो कंधे टूटने में 2 महीने का वक्त लगता है, तो क्या हम उसके परमानेंट बोलेंगे? नहीं जी, हम उसे टेम्पोररी डिसेबलमेंट बोलेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखना। और अब मैं आपको आज की आखिरी डेफिनेशन बता रहा हूं, जिसके बाद आपका ये जो टॉपिक है वो रैप अप हो जाएगा। फिर मैं 1-2 जजमेंट और डिस्कस करूंगा आपके साथ, फिर आज की क्लास खत्म। लास्ट डेफिनेशन है वेजेस, सेक्शन 222। वेजेस, वेजेस में वो सारी रेम्यूनरेशन आ जाती है जो पेएबल इन कैश है, जो एम्प्लॉय को मिलेगी। और इसके अंदर लीगल स्ट्राइक, लीगल लॉकआउट और ले ऑफ, इस दौरान जो पेमेंट बनी है वो भी वेजेस कहलाएगी। अगर एम्प्लॉयर ने जो पैसा दिया है, जो स्ट्राइक पे था, वो लीगल है, इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल है, तो उस दौरान अगर इनको कोई पैसा मिला है तो वो भी वेजेस कहलाएगी, अगर एम्प्लॉय को पैसा मिला है तो। ध्यान रखना, इसमें कुछ चीजें नहीं आती। वो क्या क्या चीजें नहीं आती वो बता देता हूं। अगर कोई कंट्रीब्यूशन है जो एम्प्लॉयर ने पे किया है पेंशन फंड में, वो इसमें नहीं आता, एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉय ने नहीं। ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सारी चीजें तो रटी पिटी हैं जो बार बार आ जाती हैं, जो कि वेजेस में नहीं आती। स्पेशल एक्सपेंस को डिफरे करने के लिए, स्पेशल एक्सपेंस को डिफरे करने के लिए जो भी खर्चा मिलता है वो इसके अंदर नहीं आता। ग्रेच्युटी अगर मिला है डिस्चार्ज होने पर, नौकरी से निकल जाने पर मिला है ग्रेच्युटी, तो वो इसके अंदर वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आता। तो ये सारी चीजें नॉट इंक्लूडेड, ये सारी चीजें इंक्लूडेड, ठीक है। तो वेजेस की डेफिनेशन आपकी खत्म हो गई। अब जरा 1-2 जजमेंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास रैप हो जाएगी। डेफिनेशन आपकी खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है सबसे पहले, रीजनल डायरेक्टर ESIC वर्सेस साउथ इंडिया फ्लोर मिल, साउथ इंडिया फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड, 1986 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। अब ये वाली जजमेंट कहती है कि कैजुअल वर्कर जो होते हैं आपके, क्या कैजुअल वर्कर इंप्लॉइज हैं? हाँ जी, कैजुअल वर्कर इंप्लॉइज हैं, उनको एम्प्लॉय का दर्जा दिया गया। ध्यान रखना, एम्प्लॉय का दर्जा मैं दूंगा तो उनको वो बेनिफिट भी देने पड़ेंगे जो कि ESI एक्ट उनको एंटेल करता है, जो कि ESI एक्ट उनको देता है। दूसरी चीज,
अगर मान लीजिए अगली जजमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ESIC वर्सेस टाटा इंजीनियरिंग, टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, बहुत लंबे लंबे नाम होते हैं, लिखते लिखते थक जाते हैं, लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, ये वाली जजमेंट आपकी 1976 की। इसमें कहा कि अगर एक अप्रेंटिस आपके पास एक फिक्स पीरियड के लिए काम करता है, फिक्स टेन्योर के लिए काम करता है, तो उस केस में वो एम्प्लॉय नहीं है। हालांकि अप्रेंटिस को एम्प्लॉय की डेफिनेशन में डाला हुआ है, एक्सेप्ट द अप्रेंटिस एक्ट के अंदर आने वाले एम्प्लॉय, मगर उस केस में वो एम्प्लॉय नहीं कहलाता, वो चीज यहां पे मेंशन कर दी। उसके बाद अगली जजमेंट, ये कुछ स्पेशल केसेस है जिनके ऊपर डिस्कस हो रहा है, तो इसीलिए जजमेंट इंपॉर्टेंट है। रीजनल डायरेक्टर, बहुत लंबे लंबे नाम है, ESIC वर्सेस रामानुजा मैच इंडस्ट्री, माचिस बनाती होंगी ये लोग, मैच इंडस्ट्री। ये जजमेंट है आपकी 1985 की, सुप्रीम कोर्ट। यहां पे कहा गया क्या पार्टनर किसी फर्म का एम्प्लॉय कहलाएगा? कोर्ट ने बोला पार्टनर इज नॉट एन एम्प्लॉय। ध्यान रखना, पार्टनर को एम्प्लॉय नहीं कह सकते आप, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ आपकी सारी जजमेंट्स मैंने करा दी हैं। एक जजमेंट में आपकी और रह गई है, वो मैं आपको करा के आज की क्लास रैप कर देता हूं। उस जजमेंट का नाम है ESIC वर्सेस ट्रिप्लेक्स ड्राई क्लीनर्स, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग जजमेंट है। आज की आखिरी जजमेंट, आपके 5-6 जजमेंट में करा चुका, 1998 की जजमेंट है ये आपकी, सुप्रीम कोर्ट। हुआ क्या, सवाल आया कि क्या ड्राई क्लीनर ESI के कानून में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो कोर्ट ने बोला कि ड्राई क्लीनर का काम क्या होता है? कपड़े वॉश करना, ठीक है, ड्राई क्लीन करना। क्या वहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हुई? क्या कोई नई चीज बनी? कोर्ट ने बोला नहीं बनी साहब, कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं आया, नो प्रोडक्ट कम्स इनटू एक्सिस्टेंस। तो उस केस में हम ये इमेजिन तक नहीं कर सकते कि इस किस्म के ड्राई क्लीनर के काम को हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बोलेंगे। और अगर उस केस में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं बोलेंगे तो वहां पे ड्राई क्लीनर को इन्होंने उसके अंदर नहीं डाला। मगर आज के प्रेजेंट टाइम्स में उस तरीके के एस्टैब्लिशमेंट्स को गवर्नमेंट नोटिफाई करके ESI के कानून में डाल देती है। तो आपकी आज की क्लास यहां पे खत्म हो गई, जिसके साथ आपका डेफिनेशन का सारा पोर्शन मैंने खत्म करा दिया। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो जो मैं आपके साथ बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपके साथ सेक्शन 3 से डिस्कस करूंगा। 2 एक छोटा सा सेक्शन है, वो एक लाइन का सेक्शन है, 3 से डिस्कस करेंगे मेन, जिसमें हम सेक्शन 25-26 से डिस्कस करेंगे, और 8-9 दिन लूंगा, मगर पूरा का पूरा ESI का कानून खत्म करा के रहूंगा आपका। थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।